का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। वो आबिश सज्जाद 23 जुलाई 2017 में किंग हमद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बहरीन में पैदा हुई। मैं 36 वीक्स 5 डेज़ की थी जब मुझे हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे पानी किसी का लीक होता है तो उस तरह मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। ऐसा पहले कभी सुना नहीं था मैंने कि ब्लीडिंग किसी को इस तरह से होती है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल मैं बहुत खुश थी कि अभी मेरी बेबी आने वाली है शायद। मैं आधे घंटे के अंदर अंदर तकरीबन हॉस्पिटल पहुंच गई। जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल था तो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स जो इंटर्नशिप करते हैं वो होते हैं। तो रात का टाइम था, रात के 8 बजे मुझे ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो 8:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ पे जूनियर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया। तकरीबन आधा घंटा मेरा अल्ट्रासाउंड करती रही, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आई। मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्हें अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हुई है और वो मुझे ऑब्ज़र्व करेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। मैंने उन्हें पूछा कि आप मुझे इंड्यूस करेंगे या ऑपरेट करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी आपके 4 वीक्स पूरे हैं, तो अभी हम आपको ना ही इंड्यूस करेंगे ना ही ऑपरेट करेंगे, हम सिर्फ एक रात के लिए ऑब्ज़र्व करेंगे और नेक्स्ट डे हम आपको घर वापस भेज देंगे। सारी रात उन्होंने मुझे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया। अगली सुबह 7 बजे डॉक्टर चेक करने आई तो लकीली अल्लाह की तरफ से ही मैं डायलेट हो चुकी थी 3 से 4 सेंटीमीटर तक। डॉक्टर ने इमरजेंसी में मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया। लेबर रूम में 10 बजे के करीब एक नर्स ने मेरी मेम्ब्रेन को रप्चर किया, तो उसने बोला कि वहाँ पे पानी का एक कतरा भी नहीं था। रात को जिस डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे पेट में पानी है कि नहीं है, या उसको समझ नहीं आई या उनको नज़र नहीं आया, लेकिन नर्स ने मुझे यही बताया जब उसने मेम्ब्रेन रप्चर की कि मेरे अंदर से पानी बिल्कुल नहीं निकला, यानी मैं बिल्कुल ड्राई थी। अब अल्लाह जानता है कि वो वजह भी बीच में है या नहीं। 1-2 घंटे के अंदर अंदर मुझे कॉन्ट्रैक्शन हुए और 1:30 बजे मेरी बेटी पैदा हुई। पैदा होने से 15 मिनट पहले, जो कि हमें बाद में मुझे नर्स ने बताया डिलीवरी के बहुत बाद में, जब हमें ये बात पता चली कि 15 मिनट पहले उसका हार्ट बंद हो गया था पेट के अंदर ही। इन्होंने वैक्यूम यूज़ किया पंप करने के लिए, बच्ची को वैक्यूम यूज़ करके बच्ची को पेट से बाहर निकाला। नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए मेरी बेटी पैदा हुई। अल्लाह जानता है कि वैक्यूम जो यूज़ किया गया वो उसकी वजह से कोई खराबी हुई, या जब वो 15 मिनट पहले उसका दिल बंद हो गया पेट के अंदर, वो उससे उसके ब्रेन सेल्स डेड हुए। जब वो पैदा हुई तो अनफॉर्चुनेटली मुझे पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया और मेरी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी और मैं कोलैप्स हो गई। मैं सिर्फ इतना देख सकी कि मेरी बेटी को लेके नर्स भाग गई। मैं सिर्फ इतना देख सकी। मुझे इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया
और मेरी सर्जरी की ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह की सर्जरी की और किस किस्म की सर्जरी की। 2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद मुझे जब होश आया तो मैंने बेटी का पूछा, तो बाद में मुझे बताया गया कि पैदा होते साथ वो रोई नहीं थी, उसकी सांस बंद थी, वो फ्लैट थी, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसमें सांस थी ही नहीं। उसको रिसस्केट किया गया, उसकी सांस वापस लाई गई और उसके बाद उसको NICU में शिफ्ट कर दिया गया। जब वो 3 दिन की थी तब हमें बताया गया कि उसको सीजर्स हो रहे हैं। अब ये लफ्ज़ एक ऐसा था हमारी ज़िंदगी में जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था। ये लफ्ज़ हमने पहले कभी सुना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि सीजर्स होते क्या हैं, ये किस किस्म की बीमारी है, ये क्या है। हमने गूगल करना शुरू कर दिया। हमें जो बात डॉक्टर्स बोलते थे हम साथ साथ गूगल करना शुरू कर देते थे। 8वें दिन इसका ब्रेन टेस्ट किया गया, इसकी MRI की गई और डायग्नोज हुआ कि मेरी बेटी को HIE हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी है, यानी ये एक किस्म की ब्रेन इंजरी है जो कि ब्लड और ऑक्सीजन के कम होने की वजह से ब्रेन में होती है। यानी आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड की कमी दोनों होती हैं, तो ये ब्रेन डैमेज होता है। चूँकि मुझे ब्लीडिंग हुई थी, इसका मतलब मेरा प्लेसेंटा अब्रप्ट हुआ था। जब प्लेसेंटा जिससे बच्चे को खुराक जाती है वही दरमियान से टूट गया, तो मेरी बेटी को वो पूरी रात और दिन ना ही ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचा, ना ही ब्लड ब्रेन में पहुंचा। उससे उसके ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू हो गए। और मज़ीद ये कि जब पैदा होने से पहले, क्योंकि वो उसने शायद लड़ा ज़िंदगी के लिए, और पैदा होने के 15 मिनट पहले उसका हार्ट जब बंद हुआ तो उसके ब्रेन सेल्स मज़ीद डेड हो गए। उसके बाद मेरी बेटी की तकलीफ़ों का दौर शुरू हो गया। 72 डेज़ NICU में रही मेरी बेटी। तीसरे दिन से दवाइयाँ उसको स्टार्ट कर दी गई, बहुत सारी दवाइयाँ उसको देते थे। 72 डेज़ NICU में रहने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो थोड़ी सी स्टेबल है तो उसको एटलीस्ट घर जाने की इजाज़त मिली। डिस्चार्ज होकर मेरी बेटी एक दिन घर आई। जिस दिन वो आई उस दिन हम लोग बहुत खुश थे। मैं सोचती थी कि डॉक्टर्स झूठ बोलते हैं, मेरी बेटी ठीक है, वो देखने में पिंक है, देखने में बिल्कुल ठीक है, उसके जिस्म के हर अज़ा पूरे हैं, बहुत खूबसूरत बच्ची है, सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं सोचती थी डॉक्टर्स झूठ बोलते हैं। एक दिन सिर्फ मेरी बेटी घर पे रही। जिस रात वो आई उससे अगली सुबह ही उसे सीजर्स होना शुरू हो गए। उसको होता क्या था कि उसकी आंखें ऊपर चली जाती थी, उसकी जिस्म अकड़ जाता था, वो अपनी बॉडी को अंदर की तरफ मोड़ लेती थी, और ये सब तकरीबन 3-4 सेकंड्स के लिए होता था, और फिर वो सीधी हो जाती थी और फिर वो रोना शुरू हो जाती थी। ये इस किस्म के फिट्स उसको आते थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये देखा था, हम सब ने, मेरी पूरी फैमिली ने ज़िंदगी में पहली बार ये सब देखा था। हमें समझ नहीं थी ये क्या चीज़ है, लेकिन हमें ये पता था कि उससे उसको कोई तकलीफ़ हो रही है। और ये वाले फिट्स उसको हर 5 मिनट के बाद आना शुरू हो गए थे। हर 5 मिनट के बाद उसको ये फिट्स आ रहे थे। हम उसको लेके दोबारा इमरजेंसी चले गए। जब हम इमरजेंसी गए, वहाँ पे एक और डिफरेंट डॉक्टर था। उसने जो ही इसके फिट्स को देखे उसने फौरी एडमिट किया। उसने बोला कि इसको सीजर्स हो रहे हैं। एकदम से वो 10 से 15 लोग मेरी बेटी के ऊपर उसको प्रिकिंग करने के लिए पहुँच गए। वो बार बार उसको प्रिक कर रहे थे, बार बार उसको सुइयां चुभ हो रहे थे, क्योंकि उसकी वेन्स नहीं मिल रही थी। उसको इमरजेंसी डोजेस दी गई और उसको ICU में अगेन एडमिट कर लिया गया। उसके बाद वो दोबारा घर वापस नहीं आई। वहाँ पे ICU में उसकी हालत इतनी ख़राब होगी, उसको सीरियस कंट्रोल नहीं हो रहे थे कि बिलाखिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उसको कम्प्लीटली सुला देंगे, कम्प्लीटली बेहोश करके उसको इंट्यूबेट कर देंगे, यानी उसको वेंटिलेटर पर डाल देंगे। ये सिर्फ एक वाहिद हल था उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर्स बोलते थे कि अगर इसको इसी तरह कॉन्टीन्यूसली फिट्स यानी सीजर्स आते रहे तो इसका दिल बंद हो जाएगा। हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना भी कि उसको कम्प्लीटली बेहोश करेंगे। वहाँ पे 25 डेज़ के लिए बहुत बहुत हाई डोज दे के उसको सुलाया गया और उसको इंट्यूबेट किया गया।
उसके बाद उसको इतना स्टेबल किया गया कि उसको लेके हम यहाँ यूएस से आ सके, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि उनके पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही उनके पास फैसिलिटीज़ हैं कि वो टेस्ट कर सके, ना ही उनके पास ट्रीटमेंट है। मेरी बेटी यूएस सिटीज़न थी, तो हम बहुत मुश्किल से, ये एक लंबी स्टोरी है कि हम उसको कैसे यहाँ पे लेके आए, लेकिन हम उसको यहाँ पे ले आए। जिस दिन हम यहाँ पे लैंड हुए, एयरपोर्ट से ही मेरी बेटी की तबीयत खराब होना शुरू होगी। उसी दिन ही वो वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर में यहाँ पे न्यूयॉर्क में एडमिट हुई और उसको सीजर स्टार्ट हो गए। 1 महीना मेरी बेटी वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर में एडमिट रही और यहाँ पे उसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब होती गई। यहाँ पे डॉक्टर्स ने हर तरह के टेस्ट किए उसके, लेकिन इस हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की समझ से बाहर था कि उसको सीजर्स क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे। उसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब होती गई। वो बिल्कुल एक वेजिटेबल हो गई। वो ना आँखें खोलती थी, ना हाथ पाँव हिलाती थी। फिर वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया NYU हॉस्पिटल न्यूयॉर्क सिटी में। वहाँ पे मेरी बेटी का ट्रीटमेंट हुआ तकरीबन 4 महीने और वो इतनी स्टेबल हो गई कि उसके सीजर्स स्टॉप हुए, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन्स के ऊपर उसके सीजर्स स्टॉप हुए और वो घर आ गई। फाइनली वो 9 महीने के बाद घर आई पहली बार। घर पे वो तकरीबन 45 डेज़ रही। सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी के वो 45 डेज़ अपनी मामा, अपने पापा, अपने भाई के साथ उसने गुजारे। हर तरह से मैंने इंजॉय किया अपनी बेटी को। उन 45 डेज़ में मैंने हर तरह से उसका ख्याल रखा। मैं सोचती थी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। बहरीन में जब हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि आपकी बेटी को हो सकता है कि वो बोले ना, हो सकता है वो चले ना, या हो सकता है वो देख ना सके, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता उसके ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज हुआ है। वो बड़ी होगी तो पता चलेगा। उस वक्त में ये कहती थी कि ये डॉक्टर झूठ बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी चले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी बोले ना या वो देखे ना। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो ये सब कुछ ही नहीं करेगी। यहाँ पे आके भी उसके हर तरह के टेस्ट हुए, जेनेटिक टेस्ट भी किए गए। इतनी तकलीफें देखी मेरी बेटी ने कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं जो ब्रेन के सेल्स डेड हो चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते। अभी उसके जो टेस्ट हैं सारे जेनेटिक, वो सारे नेगेटिव हैं, कोई जेनेटिक इशू नहीं है। और एट द एंड डॉक्टर्स ने यही बोला है कि उसको ब्रेन इंजरी हुई है ड्यूरिंग बर्थ। अगर उस वक्त, उस रात को वो मुझे ऑपरेट कर देते तो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होती। अभी जब मेरी बेटी 2 साल की हुई तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। यहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि उसकी जो अपर सांस की नाली है जो नाक से लेके गले तक है वो वीक हो गई है, क्योंकि उसका ब्रेन उसको परमिशन नहीं दे रहा कि वो सांस ले। तो उसको कंटिन्यूसली वेंटिलेटर पे नहीं रख सकते, तो आप हमें परमिशन दें कि या तो हम उसके गले में होल करके ट्रैकिया डालें, या हम उसका वेंटिलेटर बंद कर दें और उसको जाने दें दुनिया से। बहुत मुश्किल डिसीजन एक माँ बाप के लिए कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को जाते देखे। साथ में हमें उन्होंने ये भी बताया कि वो ट्रैकिया जो उसके गले में डालेंगे उससे भी उसको उतना फायदा नहीं होगा, वो भी उसके लिए डेंजरस होगा, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जर्म्स लगेंगे, क्योंकि वो गले के जरिए सांस लेगी फिर। लेकिन हमने फिर खुद से लड़के परमिशन दी कि आप उसके गले में पाइप डाल दें, ट्रैकिया डाल दें, और बिलाखिर उसकी जिस्म में एक और सुराख हो गया।
उसके गले में एक पाइप डाल दिया गया जिसके साथ अब कंटिन्यूसली 24 आवर एक वेंटिलेटर अटैच होता है। सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि वो उसकी अपर मसल्स वीक हो गए हैं, वो अपना थूक निगल नहीं सकती, तो वो जब गले में गड्ढा हो जाता है तो वो उसको निकालना पड़ता है, और वो एक बहुत तकलीफ दे अमल है जो कि हर 2 घंटे में और कभी कभी 1 घंटे बाद भी वो उसका सलाइवा निकालते हैं गले से सक्शन करके। इतनी सब तकलीफों में अपनी औलाद को देखना बहुत मुश्किल है। अब अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला ने जिस इंसान की जितनी ज़िंदगी लिखी है वो तो वो उतनी ही है। डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी अभी तक जिंदा और सलामत है और इंशाल्लाह वो ठीक होगी। अभी 3 साल की हो गई है और वो रिहैब सेंटर में है क्योंकि उसको 24 आवर नर्स की ज़रूरत है। वो 24 आवर वेंटिलेटर पे है। उसके पेट में जी ट्यूब है जिससे उसको फीड दिया जाता है। वो ना तो देख सकती है, ना तो रिस्पॉन्ड करती है, ना अपनी बॉडी को हिलाती है, वो सिर्फ सांस लेती है। उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं कि उसकी मामा कहाँ है, उसके पापा कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है, वो खुद कहाँ पे है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ जब उसको कुछ ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो रोती है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती। और अब क्योंकि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकती, इसलिए डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हड्डियां अपनी जगह छोड़ देंगी। उसका ब्रेन उसको परमिशन नहीं देता कि वो नाक से सांस ले। मेरी बेटी ने दुनिया की कोई नेमत नहीं चखी, उसने इतना दूध नहीं पिया जितनी उसके अंदर मेडिसिन जाती हैं। उसको हर चीज़ के लिए मेडिसिन लगाई हुई है। उसके कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको मेडिसिन है, उसकी बॉडी पेन के लिए उसको मेडिसिन है। अगर वो मेडिसिन नहीं देते तो उसकी बॉडी इनवॉलंटरी मूव होना शुरू हो जाती है, उसको सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं जिससे उसको तकलीफ होती है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सबको ये बताओ कि डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और एक ज़रा सी गलती से आने वाले बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि जो आने वाला बच्चा है उसको कैसे सेफ रखना है। मुझे नहीं पता कि मेरा प्लेसेंटा कैसे अब्रप्ट हुआ, मैंने केयर नहीं की और उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने टाइम पे ऑपरेट नहीं किया। मेरी बेटी पूरे टाइम प्रेगनेंसी टाइम बिल्कुल ठीक थी, हेल्दी थी, सब टेस्ट हुए थे, अल्ट्रासाउंड होते रहते, वो बिल्कुल हेल्दी चाइल्ड थी। एक ज़रा सी गलती की वजह से उन्होंने मुझे ऑपरेट नहीं किया और मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। सिर्फ ज़िंदगी तबाह नहीं हुई, उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा मेरी बेटी ने तकलीफ देखी है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उसकी तकलीफ़ें कम करे। मुझे उसकी माजूरी कबूल है, वो माजूर ही रहे लेकिन मेरे पास रहे। उसके जिस्म में इतनी तारे हैं कि मैं आज तक उसको उठा नहीं सकी। हमेशा ये डर होता था कि उसकी कोई ट्यूब निकल जाएगी और उसको तकलीफ होगी। वो बेशक माजूर ही रहे लेकिन उसकी तकलीफ का वो बस मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक की, अगर यही रजा है मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह की रजा में मैं राजी हूँ। बस उसकी तकलीफें कम हो जाए और वो मेरे पास आ जाए।
बहुत मुश्किल से मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सब चीज़ों को दोबारा याद करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है अल्लाह की। मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह ताला ने जब आजमाइश दी है तो सब्र भी दिया है, बहुत हद तक अल्लाह ताला ने सब्र दिया है, लेकिन दर्द कम नहीं होता कभी भी। वो शायद मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ही ठीक कम होगा। लोग कहते हैं ये हमारी जन्नत का जरिया है, ये हमें जन्नत में लेके जाएगी। जन्नत वाकई आसान नहीं है। औलाद की तकलीफ दुनिया में हर तकलीफ से ज्यादा है। बस सब लोग इस चीज से अवेयरनेस लें कि प्रेगनेंसी में और डिलीवरी में बहुत चीजों की केयर करने की जरूरत है, ताकि आने वाले बच्चे की जिंदगी तबाह ना हो, आने वाले बच्चे को तकलीफें ना हो। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे के ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं, ये बात हमें नहीं पता थी। मैंने अपनी बेटी की जो तकलीफ देखी है, उसके जो सीजर्स देखे हैं, वो इतने गंदे होते थे कि वो बिल्कुल मुड़ जाती थी और उसको 5-5 मिनट के बाद दोबारा वो फिर से आते थे। और वो छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी, और फिर वो रोती थी और फिर उसको बॉडी पेन होता था। यहाँ पे आने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि उसके सीजर्स में कमी आ गई है, क्योंकि यहाँ उसको बहुत सारी मेडिसिन दे रहे हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसको एक प्रिंसेस की तरह रखते हैं। मैं यहाँ पे अभी उससे काफ़ी दूर हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो यहाँ पे लॉकडाउन है, हमें परमिशन नहीं है जाने की, लेकिन हम उसको वीडियो कॉल पे देखते हैं। मैं उसकी सारी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, मैं ईद सेलिब्रेट करती हूँ। मैं जैसे अपने सेहतमंद बच्चों के साथ रहती हूँ वैसे ही मैं उसके लिए भी करती हूँ। बस आप सबसे मेरी दुआ है कि जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो मेरी ये स्टोरी को देखेगा, इसको सुनेगा, मेरी बेटी के लिए दुआ करे कि आप अल्लाह ताला किसी के मुंह से निकली हुई दुआ कबूल करे और मेरी बेटी की तकलीफें ख़त्म हो, उसकी ज़िंदगी आसान हो, उसके दर्द कम हो। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।